नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर 4 बड़ी जनसभाएं की। पहली जनसभा उनकी हापुड़ में हुई, जहां उन्होंने माफियावाद और तमंचावाद जैसे शब्द इस्तेमाल करके विपक्ष को घेरने का प्रयास किया। दूसरी सभा मेरठ में हुई। उन्होंने मेरठ की पहचान खेल का सामान बताया और कहा कि जल्द ही मेरठ को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए सबसे पहले हापुड़ पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा के चुनाव प्रचार में जान फूंकने के साथ साथ सभी नगर निकाय के मतदाताओं को साधा। उन्होंने कहा कि हापुड़ विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल कर रहा है। आपने बदलते हुए भारत को देखा है। पिछले 9 वर्षों में तस्वीर बदल गई है। योगी ने कहा कि रैपिड रेल गाजियाबाद हापुड़ से होते हुए मेरठ को जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश को याद करें, वो एक दंगा प्रदेश था। पिछले 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ है। माफिया और गुंडों का हाल तो आप देख ही रहे हैं। इससे तमंचावादी परेशान हैं। आज प्रदेश का युवा जब बाहर जाता है तो गर्व से कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। आपने बदलते हुए भारत को देखा है। 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की पूरी तस्वीर बदल गई है। एक नया भारत जिसके बारे में दुनिया की धारणा भी बदली है, दृष्टिकोण बदला है। आज भारत का नागरिक दुनिया के अंदर जहां कहीं जाता है, सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। आज हमारा देश सुरक्षित है, बाह्य दृष्टि से भी और आंतरिक दृष्टि से भी। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, एम्स, आईआईटी, आईएम और तमाम अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ ही जो नए सिरे से भारत की पहचान बनी है, अब तो हमारा हापुड़ भी उसके साथ जुड़ रहा है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से गाजियाबाद हापुड़ होते हुए मेरठ को जोड़ेगी। हापुड़ में जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राइवेट हेलीकॉप्टर से मेरठ के लिए रवाना हो गए। उन्होंने वहां पर भी जनसभा को संबोधित किया। मेरठ में उन्होंने कहा कि 2017 से पहले की सपा बसपा की सरकारों में सोतीगंज मेरठ की बदरंग पहचान थी। अब मेरठ की पहचान खेल है। कोई सोचता था एक और यहां का परंपरागत उद्यम स्पोर्ट्स आइटम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से दुनिया के अंदर छा रहा है। लाखों लोगों को काम मिल रहा है, मेरठ को एक पहचान मिल रही है। और दूसरी तरफ सोतीगंज के कलंक से मेरठ को मुक्ति मिल चुकी है। ये अंतर है। सोतीगंज 17 के पहले की सपा बसपा लोकदल की पहचान है, लेकिन आज स्पोर्ट्स आइटम के रूप में न केवल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मेरठ का प्रोडक्ट अपना स्थान दुनिया के अंदर बना रहा है, बल्कि प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ के अंदर स्थापित होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफियावाद की समाप्ति को लेकर विपक्ष पर लगातार हमला कर रहे हैं। इसके बाद सीएम योगी ने गाजियाबाद के कविनगर रामला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया। विश्व मानवता के लिए भगवान बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 वर्ष पहले प्रासंगिक था। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज भगवान बुद्ध के इन सभी उपदेशों को आत्मसात करते हुए वैश्विक लीडर के रूप में भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का मार्गदर्शन कर। रिपोर्ट युग करवट। एसटीएफ की टीम ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुख्यात अनिल दुजाना को कल मुठभेड़ में मार दिया था। आज उसके शव को उसके गांव दुजाना लाया गया, जहां भारी सुरक्षा के बीच उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान गांव में बहुत भारी भीड़ जुट गई थी। महिलाओं का हुजूम था। सुरक्षा पुलिस ने व्यापक रखी थी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रोग्राम को देखते हुए पुलिस ने गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी को हाउस अरेस्ट कर लिया। उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया। पुलिस से उनकी बहस भी हुई और उन्होंने इसे पुलिस की उत्पीड़न वाली कार्रवाई बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गाजियाबाद आगमन को देखते हुए यहां पर पुलिस ने गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सीमा त्यागी को हाउस अरेस्ट कर लिया। इसे लेकर सीमा त्यागी और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर बहस हुई। सीमा त्यागी ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। नहीं तो ये इनको पीछे करो पहले। ये ताकत वहाँ दिखाना जाके जहाँ जरूरत होती है। आम पब्लिक पे ताकत मत दिखाया करो। दिखा ही नहीं सकते। मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ। तो आप मेरे सामने आके बिल्कुल खड़ी हो गई, आप नहीं जा सकती। मैं आपसे पूछूं कोई आदेश है ऐसा? सीमा त्यागी बोली कि जब भी सीएम योगी जिले में आते हैं उन्हें पुलिस नज़रबंद करने पहुंच जाती है, जबकि वो उनकी जनसभा में जाती नहीं है। बावजूद इसके उन्हें बार बार परेशान किया जाता है, यहाँ तक कि उनसे सीएम योगी की जान को खतरा बताकर नज़रबंद किया जाता है। सीमा त्यागी ने कहा कि वह कोई आतंकवादी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी लगातार सीएम के आने के बाद पुलिस उन्हें परेशान करती है। उन्हें घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता। पुलिस के नज़रबंद करने को लेकर सीमा त्यागी ने काफ़ी हंगामा भी किया। गाली मत दीजिए आप। हर बार आपने गाली नहीं। हाँ नहीं तो मुझे आप ये बता दीजिए, ना तो मेरा बीपी हाई कीजिए, तबीयत खराब हो गई तो आपको उल्टा पड़ जाएगा। और इलेक्शन का टाइम है, सुनिए, इलेक्शन का टाइम है, ड्रामा मत करवाइए। मुझे अपने काम से निकलना है, मुझे निकलने दीजिए। अच्छा आप कौन है? आप मेरे पापा हैं जो आपको पता है मुझे आज कोई काम नहीं है। मैं रोज अपने काम से जाती हूँ, आज काम से ना जाऊँ? आप कभी भी सहयोग नहीं करते हो, जबरदस्ती। पिछली बार आपके पति ने और आपने भरोसा दिलाया था, बहुत रुपए। मैं तो घर में बैठी थी, मैं तो गई नहीं कहीं, मैं तो घर में थी। हाँ तो मेरे पति घर में बैठे हैं आज भी। मैं आपको दिक्कत दे रही हूँ कि मेरे पति में पहुंचू, गोली मार देना जितनी पिस्टल है तुम्हारे पास, बस। आपने हर बार उल्लंघन किया है। मैंने कोई उल्लंघन नहीं किया। क्या मैंने पिछली बार उल्लंघन किया? मैं आपको दिखाई दी योगी जी की सभा में। अगर आज दिखाई दूं, जितनी गोली तुम्हारे डिपार्टमेंट में सारी चला देना मेरे ऊपर, बस। ड्रामा करती हो, उनके जीवन भय को खतरा। मैंने कुछ अच्छा, किसके जीवन भय को खतरा है? योगी जी के जीवन भय को मेरे से खतरा है? वाह, कौन हूँ मैं आतंकवादी हूँ, बम लेके घूमती हूँ। आपके पति पिछली बार पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अब जबरदस्ती। तो अगर मेरे पति जाएंगे तो मैं जिम्मेदार होंगी। पति यहीं बैठे, इनके बैठे ना तो इन्हें मैं जा रही हूँ। आपके पति और आप दोनों प्लान बनाते हो और बिल्कुल। क्या प्लान बनाते हैं? क्या प्लान बनाते हैं? मुख्यमंत्री को उड़ाने का? मुख्यमंत्री को उड़ाने का? नहीं, जब बात नहीं सुनी जाएगी तो क्या दिखाई ना जाए? कोई भी प्लान बना सकते हो आपसे। क्या प्लान बनाएंगे? कहाँ लिखा है आपके पास प्लान? बताओ। हमने बता दिया, आप अपने घर में सुरक्षित बने। बिल्कुल, मैं अपने घर में सुरक्षित हूँ और मैं सड़क पे भी सुरक्षित हूँ। और आपको लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मुख्यमंत्री जी गाजियाबाद में आते हैं, मुझे मेरे ही घर में हाउस अरेस्ट गाजियाबाद का पुलिस प्रशासन कर लेता है, और जिसका कोई लिखित आदेश या कोई ऑर्डर मुझे कहीं से नहीं दिखाई देता, जबकि मैं कभी उनकी सभा में कुछ कहने नहीं जा रही हूँ। क्या शिक्षा के मुद्दे पर लड़ाई लड़ना देशद्रोह है? लेकिन पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी का हवाला देकर उन्हें बाहर जाने से रोके हुए रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, दीप करवट। अब खबरों का पोस्टमार्टम। हम सभी जानते हैं कि आज चंद्रग्रहण है। ज्योतिष पंचांग के अनुसार आज इस वर्ष का पहला चंद्रग्रहण है। यह चंद्रग्रहण उपछाया चंद्रग्रहण रहेगा, जिसकी वजह से इस साल भारत में सूतक काल मान्य नहीं है। बता दें कि धार्मिक और ज्योतिष दृष्टिकोण से इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही जान लेना भी जरूरी है कि इस दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी है। चंद्रग्रहण को ज्योतिष शास्त्र अशुभ मानता है। साथ ही इस दौरान सभी प्रकार के मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रहण का अशुभ प्रभाव इन कार्यों पर भी पड़ सकता है। ग्रहण के दौरान जातक को खरीदारी से बचना चाहिए। साथ ही खान पीन की चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रहण का इन सब चीज़ों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ग्रहण की अवधि में धार्मिक कार्य को अशुभ माना जाता है। इस दौरान भगवान की मूर्ति का स्पर्श भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कहते हैं कि देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया, ग्रहण की अवधि में व्यक्ति को नींद भी नहीं लेनी चाहिए और गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। चंद्रग्रहण की अवधि में व्यक्ति को धार्मिक मंत्रों का जाप और भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए। उन्हें गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप निश्चित रूप से करना चाहिए। चंद्रग्रहण के दौरान शिव चालीसा के पाठ को बहुत उपयोगी माना गया है। स्त्रोत का पाठ करने से ग्रहण का शुभ प्रभाव साधक पर पड़ता है, अशुभ प्रभाव खत्म होता है। ग्रहण की अवधि में व्यक्ति को खान पीन की चीज़ों में तुलसी या कुश डाल देना चाहिए। इससे उन चीज़ों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रहण समाप्त होने के बाद व्यक्ति को स्नान अवश्य करना चाहिए। चावल, दूध, सफ़ेद मिठाई, दही इत्यादि का दान करें। इससे कई प्रकार के दोषों से मुक्ति हो जाती है।
ग्रहण काल का जो टाइम है वो 8:30 बजे के बाद से है और 11 बजे तक है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार माफिया राज को खत्म करने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही है। कल ही अनिल दुजाना नाम का एक बहुत बड़ा माफिया डॉन पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। बीते 11 महीने में गौतम बुद्ध नगर जिले से, केवल गौतम बुद्ध नगर जिले से 4 बड़े बदमाश पुलिस ने मारे हैं। इनमें मनोज भाटी इसी साल जनवरी में हापुड़ पुलिस के हाथों मुठभेड़ में मारा गया था। नगला नैनसू गांव का मनोज भाटी 20 साल से अधिक समय से अपराध कर रहा था। पुलिस लिस्ट में सुंदर भाटी, रणदीप भाटी, सिंगराज भाटी, अनिल कसाना, अनिल भाटी और मनोज उर्फा से इसमें शामिल है। 28 मई 2022 को दुजाना गांव के बिल्लू दुजाना और उसका भाई राकेश दुजाना गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। मनोज नगला भी रणदीप भाटी और अनिल दुजाना गिरोह से ताल्लुक रखता था और टोल कब्जे आदि के अवैध धंधे उसके पास थे, वो कर रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 66 माफियाओं की लिस्ट बनाई थी जिनकी सफाई की बात की जा रही है। इनमें 7 गौतम बुद्ध नगर से थे। इस सूची में अब 6 बचे हैं दुजाना के मरने के बाद। गौतम बुद्ध नगर गैंगस्टर में सुंदर भाटी, मैं बता चुका हूँ, दुजाना, रणदीप भाटी, सिंगराज भाटी, अनिल कसाना, मनोज है। अब अनिल दुजाना के इनकाउंटर में मारे जाने के बाद दूसरे माफियाओं को भी ये डर सताने लगा है। जो 6 बड़े अपराधी गौतम बुद्ध नगर में हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। सुंदर भाटी पहले नंबर पर है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपराध की दुनिया का ये सबसे बड़ा नाम इस समय है। ये ग्रेटर नोएडा के घंगोला गांव का रहने वाला है। 1990 के बाद से ही अपराध की दुनिया में सक्रिय है। फिलहाल सुंदर भाटी सोनभद्र जेल में है और अतीक अशरफ हत्याकांड में भी इसका नाम जुड़ा था। अनिल भाटी ये सुंदर भाटी का भतीजा ही है। सुंदर गैंग को सक्रिय रूप से यही चला रहा है। दिल्ली की जेल में बंद है। सुंदर भाटी की उम्र होने के बाद उसका आर्थिक और क्राइम का जो साम्राज्य है उस पर सारी की सारी जो पकड़ है वो अनिल भाटी की ही बताई जा रही है। तीसरा जो अपराधी है सिंगराज भाटी, ये भी सुंदर भाटी का ही भतीजा है। इसने भी सुंदर के साथ मिलकर अपराध की दुनिया में एक बड़ा अपना गिरोह खड़ा किया और आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत कर लिया। ये भी जेल में है। इसका पश्चिमी यूपी से लेकर आसपास के कई राज्यों में जो दूसरे गैंग हैं उनसे बेहतर तालमेल है। अमित कसाना पश्चिमी यूपी की दुनिया का भी एक बड़ा नाम है। ये ग्रेटर नोएडा में 90 के दशक से इसके मामा नरेश भाटी थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। तभी से ये सुंदर भाटी से बदला लेने के लिए अपने मामा के गैंग को संभाल रहा है। अमित कसाना भी इस समय दिल्ली की एक जेल में बंद है। रणदीप भाटी नरेश भाटी का छोटा भाई है। यह भी जनपद का बड़ा गैंगस्टर है और कई गिरोह के साथ इसके लड़कों के संबंध हैं। इसने भी अवैध तरीके से आर्थिक संपन्नता हासिल की है। बहुत पैसा इसने अपराध से कमाया है और ये भी अभी जेल में बंद है। मनोज और उर्फ आसे जो ये नया गैंगस्टर है गौतम बुद्ध नगर का, ये इमालिया गांव का रहने वाला है। अभी फरार चल रहा है। इसका गैंग कुछ महीने पहले ही पुलिस पर रजिस्टर्ड हुआ है। इस पर हत्या, रंगदारी जैसे कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं और गौतम बुद्ध नगर पुलिस और अपराध से जुड़े लोगों में ये चर्चा है कि इन 6 के 6 पर भी अब पुलिस की नजर टेढ़ी हो गई है। खबर महाराष्ट्र से है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के इस्तीफे की घोषणा के बाद मुंबई में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें सुप्रिया सुले, अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, पीसी चाको, नरहरि जिरवाल, जयंत पाटिल, छगन भुजबल, दिलीप वलसे, अनिल देशमुख, राजेश टोपे, जितेंद्र, हसन मुशरीफ, धनंजय मुंडे और जयदेव गायकवाड़ शामिल रहे थे। इस दौरान इस कोर कमेटी ने शरद पवार के इस्तीफे की पेशकश को नामंजूर कर दिया है और कहा है कि वही पार्टी का नेतृत्व संभालें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने प्रेस को इस बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने 2 मई को अचानक अपने इस्तीफे देने की घोषणा कर दी थी। उनके फैसले से सभी हैरान थे। उन्होंने आगे कहा कि कार्रवाई के लिए नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए पार्टी नेताओं की एक समिति नियुक्त की है। आज समिति की बैठक हुई, जिसके बाद पवार से यह अनुरोध किया गया कि वे अपना कार्यकाल पूरा करें और इस्तीफा वापस लें। समिति की ओर से बताया गया है कि इस समिति ने सर्वसम्मति से इस इस्तीफे को खारिज किया है और उनसे पार्टी के अध्यक्ष पद पर बने रहने का अनुरोध किया है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि देश के नेता शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, जिसे सर्वसम्मति से नामंजूर कर दिया गया है और अब उनसे जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा गया है। वो क्या निर्णय लेते हैं इस पर जल्द ही फैसला आ जाएगा।
आजकल शायद ही ऐसा कोई हाथ होगा जिसमें मोबाइल ना हो, और शायद ही कोई ऐसी केबल होगी जिससे लैपटॉप ना हो। ज़्यादातर लोग मोबाइल और लैपटॉप के ज़रिए ही काम निपटाते हैं। स्कूल, कॉलेज हो, घर, दफ्तर हो, सभी जगह इन दो चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। आजकल के दैनिक जीवन में जो हम लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं उसमें इन दो चीज़ों का, मोबाइल और लैपटॉप का महत्व बहुत बढ़ गया है। लेकिन इस डिजिटल दुनिया का नुकसान भी है, इसके कई नुकसान हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल फ़ोन में और लैपटॉप में कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें रखने के कारण कोई भी दिक्कत में पड़ सकता है। पहली है, कई लोगों को आदत है कि वो अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड का नंबर, पिन, नेट बैंकिंग, आईडी और पासवर्ड आदि सब लिख कर रखते हैं। अगर ऐसा आपने किया है तो इसे तुरंत हटा दें, वरना अगर आपका लैपटॉप या मोबाइल हैक हो गया तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। किसी भी मोबाइल या लैपटॉप में अपने बैंक अकाउंट की जानकारी, डेबिट कार्ड का नंबर, क्रेडिट कार्ड का नंबर, पिन नंबर, नेट बैंकिंग आईडी और पासवर्ड बिल्कुल ना रखें, उसे एक डायरी में नोट कर लें। कभी भी गलती से मोबाइल में या लैपटॉप में अपनी पर्सनल जानकारी, अपना नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, एड्रेस प्रूफ आदि भी न रखें, क्योंकि अगर लैपटॉप आपका हैक हो गया या मोबाइल आपका हैक हुआ तो उस स्थिति में आप जालसाज की जानकारी में आ जाएंगे और फर्जी प्रोफाइल आपकी बनाकर कोई भी जालसाज आपसे ठगी कर सकता है, जो आपके लिए बुरा साबित हो सकता है। इसलिए ये भी आप ना करें। जो लोग ऑनलाइन खरीदारी करते हैं या अन्य ऐप, वेबसाइट से पेमेंट करते हैं तो उन्हें अपने कार्ड और पिन की जानकारी ब्राउज़र पर सेव नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्राउज़र पर इन सब जानकारी को सेव कर देते हैं, क्योंकि अगर ये जानकारी किसी के हाथ लग गई तो आप एक बहुत बड़े नुकसान में पड़ जाएंगे, आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और आपके बैंक अकाउंट की हर महीने ईमेल पर स्टेटमेंट आती है, लोग इसे अपने मोबाइल और लैपटॉप में डाउनलोड कर लेते हैं और फिर कभी डिलीट नहीं करते। ऐसा ना करें, इसको भी तुरंत हटा दें, वरना जालसाज आपके अकाउंट में सीधे सेंध लगा देंगे और आप एक बहुत बड़े नुकसान में फंस जाएंगे। ये सामान्य जानकारी मोबाइल और लैपटॉप को लेकर जो लोग हम और आप सामान्य जीवन में अक्सर गलतियाँ कर देते हैं और फिर उनसे हमें भुगतना पड़ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए युग करवट, और विस्तृत रूप से जानकारी के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।